हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ आप सबका मित्तल एग्रीकल्चर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम वेदर एंड क्लाइमेट मौसम एवं जलवायु के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मौसम वेदर के बारे में। मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है। मौसम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है मौसम किस भाषा का शब्द है, तो अपन को बताना है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं को मौसम कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं? एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशा। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो ये है बात कि निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में, समय सीमा एक निश्चित है, उसके अंदर जो दशा होती है उसे अपन मौसम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह एक छोटे क्षेत्र एवं बहुत कम समय के लिए होता है, जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह आदि। जो मौसम होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, छोटे क्षेत्र के लिए होता है। अब समय अपन देख सकते हैं, दिया हुआ है, एक दिन हो सकता है, एक सप्ताह तक हो सकता है, एक माह तक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का प्रतीक है जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। तो जो मौसम होता है वो क्षणिक अवस्था का प्रतीक है, मतलब कुछ क्षण के लिए होता है, निरंतर परिवर्तनशील होता है। मौसम जो होता है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है मौसम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द, जिसका अर्थ है जलवायु, से हुई है। जलवायु की उत्पत्ति किससे हुई है? पहली बात तो ये कि ग्रीक भाषा से हुई है, और ग्रीक भाषा के भी क्लाइमा शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? जल प्लस वायु। ठीक है, उससे हुई है। चलिए अब अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह एक निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालीन वायुमंडलीय या मौसम की दशाओं का औसत है। देखिए, निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालीन वायुमंडल मतलब समझिए, जो मौसम होता है वो कम समय के लिए होता है, अल्पकालीन, और जो जलवायु होती है वो लंबे समय के लिए होती है, दीर्घकालीन। ठीक है, यही इन दोनों में अंतर होता है। अब जो जलवायु है वो अपनी होती है दो प्रकार की। ठीक है, तो अपन पहली इसमें देखेंगे। पहली जलवायु अपन देखते हैं व्यष्टि जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट। तो इसमें देखो, पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं, व्यष्टि जलवायु या सूक्ष्म जलवायु कहलाती है। देखिए क्या कहना चाह रहा है वो, पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं। आप याद रखिए कि जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं वो कौन सी जलवायु कहलाती है? व्यष्टि जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, चलिए सेकंड अपन देखते हैं। इसमें सेकंड आती है अपनी समष्टि जलवायु। यह पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर ऊपर तक विद्यमान रहती है। जो समष्टि जलवायु होती है वो पृथ्वी के कुछ मीटर ऊपर विद्यमान रहती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया समझ आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में पुणे, महाराष्ट्र में हुई। तो अगर अपन से पूछा जाता है कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी अपनी 1875 में। और कहाँ पर हुई? तो वो हुई थी अपनी पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। IAMD, इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1932 में दिल्ली में हुई। देखिए एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये चीज़ पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में
इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? तो वो आपको याद रखना है, 1932 में हुई। कहाँ पर हुई? तो वो अपने दिल्ली में हुई। ठीक है, इतना तो आप याद कर सकते हैं। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसलों के लिए औसतन तापमान इष्टतम 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। खरीफ की फसलों के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ मेंशन करी है स्पेशली यहाँ पर, कि कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ जाए, खरीफ की फसल में और रबी की फसल में। ठीक है, तो याद रखना 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि रबी की फसल के लिए इष्टतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। रबी की फसल के लिए कितना चाहिए? 25 से 30। खरीफ के लिए 31 से 37 और रबी के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बरसात करने वाले बादलों को निमोस्ट्रेटस बादल कहते हैं। पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको बताया ये चीज़। बरसात करने वाले बादलों को क्या कहते हैं? निमोस्ट्रेटस बादल कहते हैं। ठीक है, जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म, फोसिल्स कहते हैं। ठीक है, अपन ने मौसम पढ़ा, जलवायु पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान क्या होता है। अभी अपन ने जलवायु अकेला पढ़ा था, अब अपन पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जलवायु अध्ययन किया जाता है जलवायु विज्ञान कहलाती है। याद रखना, जलवायु का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वही जलवायु विज्ञान कहलाती है। ठीक है, जलवायु विज्ञान में मौसम से घटित घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। जलवायु विज्ञान में क्या किया जाता है? मौसम में घटित घटनाओं का विश्लेषण किस में करते हैं अपन? जलवायु विज्ञान में करते हैं। ठीक है, आ गया होगा जलवायु विज्ञान समझ में क्या होता है। अब अपन बात करते हैं कृषि जलवायु विज्ञान। अभी अपन ने अकेला जलवायु विज्ञान पढ़ा था, अब अपन देखते हैं एग्रो क्लाइमेट्रोलॉजी क्या होता है। तो एग्रो क्लाइमेट्रोलॉजी होता है कि जलवायु का कृषि संबंध में अध्ययन, जलवायु का कृषि संबंध में अध्ययन जो किया जाता है वो कृषि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मौसम विज्ञान। अभी अपन ने ऊपर मौसम पढ़ा था, ना कि मौसम विज्ञान। अब अपन पढ़ेंगे मौसम विज्ञान के बारे में। मेट्रोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं, जलवायु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मौसम की अल्पकालिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है मौसम विज्ञान कहलाता है। वही मौसम की अल्पकालिक दशाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत अपन करते हैं वो अपना मौसम विज्ञान कहलाता है। जो मौसम विज्ञान है वह ग्रीक भाषा का शब्द है जो मेट्रोस से बना है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, जो मौसम है वो अरबी भाषा का शब्द है और जो मौसम विज्ञान है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। बहुत कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जो मौसम है वो अरबी का है और जो मौसम विज्ञान है, मेट्रोलॉजी जो है, वो ग्रीक का भाषा का शब्द है। ठीक है, मेट्रोस का अर्थ होता है ऊपर की वस्तुएं, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। ऊपर की वस्तुओं का अध्ययन करना मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है या मेट्रोलॉजी का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब कृषि मौसम विज्ञान, मौसम का कृषि संबंध में अध्ययन, वही जो अपन मतलब जलवायु में पढ़ा था वही इसमें है। मतलब जो अपन ने पढ़ा था ना कृषि जलवायु विज्ञान में, वही इसमें है कि मौसम का कृषि के क्षेत्र में जो अध्ययन किया जाता है उसी को अपन कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन मानसून के बारे में। मानसून क्या होता है? ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मोसीन से हुई है। ये याद रखने वाली बात है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो वो अरबी भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
मानसून दो प्रकार का होता है। पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है अपना, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं अपन। भारत में 75% से अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है, इसीलिए इसको वर्षाकालीन मानसून भी कहते हैं। भारत में 75% वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, इसीलिए अपन इसको वर्षाकालीन मानसून भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 1 जून को केरल के तट पर प्रवेश करता है। अपन से पूछा जाए कि भारत में अब दक्षिण पश्चिम मानसून किस डेट में आता है, तो वो अपन को मेंशन है यहाँ पर 1 जून। कहाँ से प्रवेश करता है, तो केरल के तट पर प्रवेश करता है। ठीक है, इस मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो 1 घंटे में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, याद रखना 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसकी भी 2 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा से 80% वर्षा होती है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, अरब सागर शाखा से कितनी वर्षा होती है, तो अपन को याद रखना है 80% वर्षा होती है। दूसरी अपनी आती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की शाखा से 20% तक वर्षा होती है। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी से कितनी वर्षा होती है, तो 20%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है अपना, फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है दक्षिण पश्चिम मानसून। सेकंड अपना आता है उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसको पुनरावर्ती मानसून भी कहते हैं, रिटर्निंग मानसून। ये याद रखना, रिटर्निंग मानसून के नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए पुनरावर्ती मानसून भी कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। यह देश के दक्षिण भाग में आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में वर्षा करता है। ये दक्षिण भाग में वर्षा करता है ज़्यादातर। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अब अपने आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो उनको देखते हैं अपन। अब अपने मानसून कंप्लीट हो गया है, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। पहला था अपना दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा था अपना उत्तर पूर्वी मानसून। दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, एक दिन 24 घंटे में 2.5 mm 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा होती है, तो उस दिन को वर्षा का दिन कहते हैं। अगर 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, तो उसको अपन क्या कर लेंगे, रेनी डे, वर्षा का दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, भारत में 130 दिन रेनी डे होते हैं। ठीक है, भारत में औसत 130 दिन रेनी डे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हम भारत में औसत वार्षिक वर्षा 1090 मिलीमीटर व विश्व में 1000 मिलीमीटर होती है। याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो याद रखना है 1190 मिलीमीटर होती है। विश्व में 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब राजस्थान में औसतन कितनी वर्षा होती है, राजस्थान में औसतन 575 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना 575 मिलीमीटर वर्षा होती है राजस्थान में औसतन। चलिए अब अपन देखते हैं मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। जो मौसम पूर्वानुमान होता है वो 3 टाइप का होता है। मौसम पूर्वानुमान तो आप समझ ही गए होंगे, मौसम का पहले से ही अनुमान लगाना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप अपन देखते हैं
शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान, मतलब अल्पावधि यानी कम समय के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाना शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। तो शॉर्ट रेंज यानी अल्पावधि में कितना आ जाएगा, 24 घंटे या एक दिन, मतलब 24 घंटे या एक दिन के मौसम का अनुमान लगाना अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान या शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा अपना आता है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान, जो 3 से 10 दिन तक मौसम का पता अपन लगा सकते हैं इसमें। तो 3 से 10 दिन तक के मौसम का जो अनुमान लगाया जाता है वह मीडियम रेंज या मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान में आता है। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, लंबी अवधि मौसम पूर्वानुमान, 30 दिन या एक माह, 30 दिन या एक माह तक के मौसम के पूर्वानुमान को लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग या लंबी अवधि मौसम पूर्वानुमान से लगाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा मौसम पूर्वानुमान क्या होता है, और मतलब इसके टाइप भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन मौसम के तत्व की। मौसम के क्या क्या तत्व होते हैं। मौसम के प्रमुख तत्व तापमान, वायु दाब, वायु दिशा, वायु गति, वर्षा, धूप, आर्द्रता, बादल आदि हैं। और इसके प्रमुख तत्वों का स्पष्टीकरण निम्नवत है। अपन ने कुछ इसके मौसम के तत्व लिए हैं जिनका अपन स्पष्टीकरण बताएंगे, थोड़ा सा, पूरे नहीं लिए हैं लेकिन कुछ कुछ लिए गए हैं बीच बीच में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है तापक्रम। सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सूर्यताप कहते हैं, जिससे तापक्रम घटता या बढ़ता है और मौसम को प्रभावित करता है। इसी के आधार पर जलवायु को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे उष्ण, समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु। ये थोड़ा क्या बीच में गड़बड़ हो गया है, ये मित्तल एग्रीकल्चर क्लासेस वो साइड में था, वो बीच में आ गया है, कुछ इशू हो गया है, वो अपन उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तापक्रम में अपन, सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे अपन सूर्यताप कहते हैं। मतलब सूर्य की किरणें जब धरातल पर पड़ती हैं तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा निकलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सूर्यताप बोलते हैं। ठीक है, जिससे तापक्रम, उसी से तो तापक्रम घटता बढ़ता है। जैसे सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ेगी तो उसी से तो अपना तापक्रम घटेगा बढ़ेगा, वही मौसम को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, इसी के आधार पर अपन जलवायु को बांटते हैं। किसके आधार पर, सूर्यताप के आधार पर ही अपन जलवायु को बांटते हैं। तो अपन कौन कौन सी जलवायु में बांटते हैं, उष्ण, समशीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु में अपन बांटा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन वर्षा के बारे में देखते हैं। वायुमंडल में जल ठोस व तरल दो रूपों में प्राप्त होता है। वायुमंडल से जल किस किस रूप में होता है, एक तो ठोस और एक तरल, दो रूप में प्राप्त होता है। इसे अपन वर्षण कहते हैं। ठीक है, वर्षा की मात्रा वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वायुमंडल की आर्द्रता पर। ठीक है, वाष्प की यह मात्रा संघनित होकर जलकणों में परिवर्तित हो जाती है। देखिए जो वाष्प होती है वो उड़कर ऊपर जाती है, वही संघनित होकर जल में परिवर्तित हो जाती है, जल के कणों में परिवर्तित हो जाती है, और वही पुनः वर्षा के रूप में ग्रहण नीचे गिरती है। जब वायुमंडल में जल कणों की अधिकता हो जाती है तो भूतल पर गिरने लगती है। देखिए ये लिखा हुआ है कि जब वायुमंडल में जल कणों की अधिकता हो जाती है, वायुमंडल में जो वाष्प की मात्रा जो ऊपर गई है, जो संघनित होकर जलकण बना रही है, उसकी मात्रा वायुमंडल में जब ज़्यादा हो जाती है तो वो भूतल पर गिरने लगती है, जिसे अपन वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल वायुमंडल से पृथ्वी पर वर्षा के द्वारा, वह पृथ्वी से वायुमंडल से बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पहुंचता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। देखिए जो मैंने ऊपर बताया वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जल वायुमंडल से पृथ्वी पर वर्षा के द्वारा आता है और वह पृथ्वी से वायुमंडल में बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जाता है।
देखिए पृथ्वी पर किसके माध्यम से आ रहा है, वर्षा के माध्यम से जल आ रहा है, और पृथ्वी से जो जल ऊपर वायुमंडल में जा रहा है वो किसके माध्यम से जा रहा है, बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। तो यह चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है, इसे अपन जल चक्र कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपन वर्षा के प्रकार। वर्षा को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहली अपनी देखते हैं संवहनी वर्षा। इस तरह की वर्षा गर्म व आर्द्र हवाओं का संवहन धारा के रूप में ऊपर उठने के कारण होती है। ये वर्षा किसके कारण होती है, जो गर्म व आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं, संवहन धाराओं के ऊपर उठने के कारण से ये वर्षा होती है। ठीक है, दूसरी अपनी आती है पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा क्या होती है भैया, कि संघनन के पश्चात होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाती है। अर्थात गर्म व आर्द्र वायु पर्वतों के टकराकर ऊपर उठती है, फलस्वरूप संघनन होता है, तत्पश्चात वर्षा होती है। देखिए क्या है कि संघनन के पश्चात होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाती है। जब इसमें गर्म व आर्द्र वायु पर्वतों से टकराती हैं और टकराकर जो ऊपर उठती हैं, जिसके फलस्वरूप भी संघनन होगा, उसके बाद वर्षा हो जाती है, जिससे अपन पर्वतीय वर्षा बोल देते हैं। तीसरी अपनी आती है अब इसमें चक्रवातीय वर्षा। इसमें क्या होता है, यह प्राय चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा जो होती है वो चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना आता है मौसम के तत्व में थर्ड एंड लास्ट आर्द्रता। आर्द्रता की बात करते हैं। वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो वायु में ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं अपन, वायु में उपस्थित जो नमी की मात्रा होती है उसको अपन आर्द्रता बोलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, ये साउथ में बहुत देखने को मिलेगा आपको आर्द्रता। जैसे गर्मी के बाद, पानी के मौसम के बाद जो हो जाती है ना ह्यूमिडिटी, जिसको अपन उमस भी बोल देते हैं, तो वही चीज़ होती है ये। चलिए आगे देखते हैं अपन इसमें। आर्द्रता गैसीय अवस्था में जलवाष्प, तरल अवस्था में जल की बूंदों तथा ठोस अवस्था में हिमकणों के रूप में वायुमंडल में उपस्थित होती है। देखिए इसमें बताया गया है कि जो आर्द्रता होती है वो गैसीय अवस्था में तो जलवाष्प, तरल अवस्था में जल की बूंदों तथा ठोस अवस्था में हिमकणों के रूप में वायुमंडल में उपस्थित होती है। अब अगर अपन से वो पूछ लिया जाता है कि जो आर्द्रता होती है वो ठोस अवस्था में किस रूप में होती है, तो वो हिमकणों के रूप में होती है। अगर पूछ लिया जाता है तरल अवस्था में किस रूप में होती है, तो जल की बूंदों के रूप में होती है। गैसीय अवस्था में पूछा जाता है तो जल वाष्प के रूप में उपस्थित होती है वायुमंडल में। ठीक है, आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, तो आर्द्रता मुख्य 2 प्रकार की होती है। पहली आपेक्षिक आर्द्रता, दूसरी आती है अपनी निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, ये यहाँ पर अपना आज का टॉपिक जो था वेदर एंड क्लाइमेट वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।